के लिए हम क्या करते हैं, बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं। देखिए ये है मेरे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मान लीजिए मेरे पास पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर आपको याद हो मैंने वैल्यू जो गैसेस स्टेट था वहां भी आपको डिटेल से समझाया था। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वहां पे। देखिए इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। इस साइड मेरे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इस साइड है उनकी एनर्जी। ये ग्राफ पहले आप सिर्फ एक टेम्परेचर को फोकस कीजिए, 300 डिग्री वाले को फोकस कीजिए। ग्राफ मेरे पास ये है, ये देखिए इस ग्राफ में क्या चीज है। ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जीरो से स्टार्ट होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मतलब जीरो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना है, जीरो। इसका मतलब कोई एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो जाए। अब एनर्जी जीरो का मतलब उसके पास कोई मोशन ना है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो सीज है, वो रुका हुआ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक भी ऐसा मॉलिक्यूल वहां आपको मिल जाए जो रुका हुआ हो। इसका मतलब अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसी ना कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई एनर्जी है, तो कोई एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो जाए। तो ये तो पहला पॉइंट कि आप जीरो से स्टार्ट करें इस बात को। फिर आप देखिए कि बहुत कम एनर्जी वाले कितने हैं। बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बहुत कम है, और बहुत ज्यादा वाला, ये मान लो इससे ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वाले का भी फ्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो यहां से एक बात क्लियर हुई, बहुत लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं और बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत ही कम होते हैं। अब ये चीज आप क्या करिए, ये आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 कैंडिडेट है, 100 बच्चे हैं, तो ऐसे कितने हैं जो बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब जिसका कभी कोई नंबर ही नहीं आ सकता, ऐसा कभी एक भी नहीं है जिसको एक अक्षर भी नहीं आता। हो ही नहीं सकता कि एक अक्षर भी ना आता हो। इसका मतलब पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको जीरो चीज आती है, मतलब कुछ नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो वाले का फ्रैक्शन क्या हुआ, जीरो। ऐसे कितने हैं, मान लो मैंने बहुत हाई नंबर क्या माने, 95 से ज्यादा वाले, 95 से ज्यादा वाले मैंने बहुत हाई वर्ड में यूज कर दिया, तो 95 से ज्यादा वाले कितने मिलेंगे, कोई एक आधा। इसका मतलब बहुत लो वाला फ्रैक्शन आपके पास है वो भी क्या है, बहुत कम, और बहुत हाई वाला फ्रैक्शन क्या है वो भी। अब बहुत लो वाला एग्जांपल नहीं दिया मैंने, वो बताओ। मैं कहूं फेल होने वाले कितने हैं, 2 4 5 ही होते हैं ना। इसका मतलब जो बहुत लो, मतलब मैंने 33% को बहुत लो कह दिया, तो 33% से नीचे के वाले कितने हैं, कोई एक दो ही होंगे। और जो 95 से ऊपर वाले हैं वो कितने हैं, वो भी कोई एक दो ही होंगे। इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि एक जगह अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हो किसी भी चीज का, तो बहुत लो अमाउंट वाले जो आप देखोगे वो भी बहुत कम मिलेंगे, और बहुत हाई अमाउंट वाले देखोगे वो भी बहुत कम मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ वाले कौन से होते हैं, आप अपनी क्लास का एग्जांपल लेके देखिए, मोस्ट ऑफ वाले कौन से हैं, वही होंगे ना जो 50% से लेके 70% के बीच में होंगे। इसका मतलब एवरेजन जो 60 के करीब करीब होंगे वही बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट तो वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते, बहुत कम नंबर नहीं होते, एवरेज नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर आप गैस के मॉलिक्यूल की बात करें, उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं आप, तो ये बात समझिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें से ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनके पास मैं यूं कहूं कि एनर्जी है ही नहीं, ऐसे वाले आपको ना के बराबर मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा। जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो भी बहुत कम मिलेंगे, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल कौन से मिलेंगे, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल तो आपको वो मिलेंगे जिनकी एनर्जी ना ही तो बहुत कम होगी और ना ही बहुत ज्यादा होगी, मतलब एवरेज एनर्जी होगी। और ये वो एवरेज फ्रैक्शन है और ये वो एवरेज एनर्जी है जो हर एक मॉलिक्यूल पोजेस किए होगा। लेकिन जो एवरेज एनर्जी है वो प्रोडक्ट बनाने की एनर्जी नहीं है। आप देखिए प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वही बनाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये देखिए आपकी लैब के अंदर, आपकी क्लास के अंदर 95% वाले बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कहीं सिलेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। इसका मतलब बहुत कम जो फ्रैक्शन है कौन से वाला, वो जो बहुत हाई एनर्जी वाला है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, बाकी नहीं करते। एवरेज तो ऐसे ही रह जाते हैं, आप देख सकते हो। तो एवरेज एनर्जी वाले हालांकि नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले ही बना पाते हैं। तो इसी ग्राफ को मैंने फिर से देखा 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके, उसी गैस का एग्जांपल ले लीजिए जिसको आपने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके दोबारा से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि किस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। अभी भी हमारे पास वही कि एक भी ऐसा नहीं था जिसकी एनर्जी जीरो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर एक को आपने एनर्जी दे दी, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो तो क्या हुई, बढ़ गई, लेकिन उनका फ्रैक्शन घट गया। देखिए पहले इतने मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी इतनी थी, अब इतने ऐसे हैं। तो सोचिए कुछ मॉलिक्यूल जो पहले
पहले एवरेज एनर्जी वाले थे वो कहाँ गए भैया, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना। मान लीजिए आपकी क्लास में जो 80% वाले स्टूडेंट थे और बाहर से आपने 10-10% उनको क्या दे दिया, 10-10% आपने एक्स्ट्रा मार्क दे दिए, सारे ही 90 वाली रेंज में चले गए। तो जो 90 वाली रेंज में गए हैं तो घटे कौन से वाली रेंज के, एवरेज वाले घटे हैं ना। तो एवरेज वाले का फ्रैक्शन तो कम हो गया, लेकिन जो हाई एनर्जी वाले है उसका फ्रैक्शन बढ़ गया। तो ये देखा गया कि एवरेज जो 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो तो जो ये नंबर होता है, जिनका नंबर कौन सा नंबर है, ये जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट उनका नंबर डबल हो जाता है। और इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है, इसका मतलब जो पहले 300 डिग्री पे कम मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से उनका नंबर अगर डबल हो चुका है तो ये सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसका मतलब रेट तो डबल हो गया ना। तो इसी ग्राफ के बेस पे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को बड़ा डिटेल से समझा सकते हैं कि क्यों 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से किसी भी रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि उनका हाई एनर्जी वाला जो फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, उसका एरिया अंडर द ग्राफ डबल हो जाता है, वो मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं। इसलिए गिवन टाइम के अंदर ज्यादा ऑलमोस्ट डबल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए माना जाता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के बाद रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मान लीजिए कि किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है और रेट कांस्टेंट के कितने पे है, मान लीजिए उसका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका रेट कांस्टेंट कितना है, के है। तो आपको यह बताना है कि 150 पे उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई, कि कोई एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के है, तो 150 डिग्री के ऊपर उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये अगर आपको बात समझ आई है तो ही आप एरिनियस इक्वेशन कर पाएंगे। और एरिनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूं, क्योंकि मैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग समझा रहा था। तो नेक्स्ट जो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैंने आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बात कही थी, टेम्परेचर के रोल को समझने के लिए, अब मैं उसका जिक्र कर देता हूं, क्योंकि इसको समझाते वक्त एक्टिवेशन एनर्जी को समझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैसे, ये आप ग्राफ देखिए, ये वो रिएक्टेंट है मान लीजिए जिसकी कोई एक सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि प्रोडक्ट बना सके, इतनी नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। बात को ध्यान से समझिए कि वो एनर्जी इतनी नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको यहां तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, तो जितनी एनर्जी उसको आपको देनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि वो रिएक्शन करने लायक हो जाए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो बात अलग है कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। जब रिएक्टेंट वापसी प्रोडक्ट बनाएगा उस वक्त तो एनर्जी ज्यादा छोड़ेगा, हालांकि उसने ली क्या है, कम ली है, और छोड़ेगा वो क्या है, देखिए यहां से यहां तक ज्यादा है। तो वो बात अलग है कि डेल्टा एच उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है जब रिएक्टेंट से, तो ये तो माइनस में आएगा। वो बात अलग है कि किसी रिएक्शन का डेल्टा क्या होगा, कि वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए पहले उसको एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द रिएक्शन इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। और इस मैक्सिमम एनर्जी को जब की कितनी हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। आपको उस रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर करना है, और इसको बराबर करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी करना है वो है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये क्या चीज है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ओके, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, नेक्स्ट फैक्टर इज द कैटलिस्ट। अब हम कैटलिस्ट का रोल पढ़ रहे हैं कि एक रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। आप नॉर्मल बात जानते होंगे कि कैटलिस्ट वर्ड आते ही एक बात तो क्लियर है, किसी भी रिएक्शन को के रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट डाले जाते हैं। तो कैटलिस्ट का रोल तो बिल्कुल ही क्लियर हुआ ना, कि कैटलिस्ट तो ऑलवेज क्या कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पर सोचने वाली बात है कि कैटलिस्ट करता क्या है भाई, कैसे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, ये बात हमें समझने लायक है। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी सपोज करो 100 किलो जूल है, और मुझे उसकी एनर्जी 500 किलो जूल करनी है उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, मतलब थ्रेशहोल्ड कितनी है, 500 किलो जूल।
तो 100 जूल से 100 किलो जूल से 500 किलो जूल करने के लिए मुझे उसे हीट करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैंने एक सोर्स से उसको एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे 400 किलो जूल जो एनर्जी देनी है उसमें कुछ तो टाइम लगेगा। अब मान लीजिए कि एक कैटलिस्ट आ गया, वो ये कहता है कि मेरी प्रेजेंस में आपको 500 किलो जूल एनर्जी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रिएक्शन को 300 किलो जूल होते ही स्टार्ट करवा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट 300 किलो जूल होते ही रिएक्शन की एनर्जी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी 300 किलो जूल हो जाए तब भी रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी घटाई है ना उसने, मतलब आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी वही तो कम करी है उसने। पहले आपको 400 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, अब सिर्फ 200 किलो जूल से काम चल रहा है। इसका मतलब कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट ऑलवेज ही क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। अब पता क्या होता है, एक माइंड में बात आती है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो क्या एंथैल्पी पे फर्क पड़ेगा? भैया एंथैल्पी पे क्यों फर्क पड़ेगा? एंथैल्पी क्या थी? एंथैल्पी होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इनकी एनर्जी में किसने कहा कोई फर्क आया? रिएक्शन को स्टार्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी करनी कितनी, ये मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और मुझे एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी थी ये। अब मान लो मुझे एक्टिवेट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बताइए मुझे क्या फर्क पड़ा? मुझे तो ये कम ज्यादा हुआ है, देखो ये कम ज्यादा हुआ है, देखो ये ज्यादा होता तो ये ज्यादा से यहां नीचे आता, ये कम गेन किया है तो कम ही इसने छोड़ी है। तो डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ने वाला है? डेल्टा एच पे रिएक्टेंट की एनर्जी भैया पहले उतनी थी अभी भी उतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी पहले जितनी थी अभी भी इतनी है। तो बताइए एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा? एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कैटलिस्ट ऑलवेज और ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, कभी भी एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, ये बात दिमाग में रखिए मेरी बात। और ये इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्लियर भी है कि एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट अगर वो यहां तक एक्टिवेट होने के लिए उसको यहां तक एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है इतनी, और वही अगर कैटलिस्ट है तो उसको उसने क्या कर दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके सिर्फ आपको इतनी एनर्जी दे के ही काम चला सकते हो आप। इसका मतलब वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज। लेकिन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी कैटलिस्ट की, अभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी है, प्रोडक्ट की इतनी है। और ये एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ले रखा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ जाए, किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ जाए, आपको यूं कह दिया जाए कि वन स्टेप रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है, एक ही स्टेप है तो आपको ऐसे एक सिंगल पीक लेके आनी है, और एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक अगर है तो आपको क्या करना है, एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट वाला ऊपर रखिए और रिएक्टेंट वाला नीचे। अगर मान लो कहे कि वन स्टेप रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट को ऊपर प्रोडक्ट को नीचे करके ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दीजिएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको यूं कह दे कि आपको टू स्टेप रिएक्शन है, स्टेप कितने हैं, दो, टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, देखो ध्यान से, दो स्टेप रिएक्शन है, पहला रेट डिटरमिनिंग है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ऐसे दो पीक बनानी है ऐसे, पर वो पहले चेक कर लियो एंडो है या एक्सो। सपोज करो एक्सोथर्मिक है, एक्सो है तो रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, लेकिन मैंने क्या कहा, दो बनाने हैं तो एक और दो। अब क्वेश्चन है पहले वाला ऊपर बनाऊं या दूसरे वाला, तो वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या कहा है। आपको अगर ये कहा कि पहला रेट डिटरमिनिंग है तो ये बड़ा कर दीजिएगा, इसको नीचे। अगर कहे दूसरा स्टेप, मान लीजिए मैं यूं कहूं कि दो स्टेप रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, पहले तो दो स्टेप एंडोथर्मिक है, एंडो है इसका मतलब रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर, ओके, दो स्टेप है इसका मतलब दो पीक बनानी पड़ेगी। और वो कह रहा है दूसरा रेट डिटरमिनिंग है, दूसरा है तो दूसरा ऊपर, तो पहला नीचे दूसरा और ऊपर और प्रोडक्ट। तो इसको दिमाग में रखिएगा, आपको ऐसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये क्या था, कैटलिस्ट का रोल की बात कर रहे थे हम। कैटलिस्ट के रोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, कैटलिस्ट का काम ही आपको रिएक्शन को तेज करना होता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है कम एक्टिवेशन एनर्जी लेके हो जाती है, मतलब कि फास्ट हो जाती है। ओके, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, इसको दिमाग में रखिएगा। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है कंपटीशन वालों के लिए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, सपोज करो कोई रिएक्शन ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आपसे पूछेगा कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। कैटलिस्ट से कभी भी कैटलिस्ट से
रेट कांस्टेंट पे तो फर्क पड़ता है, कभी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट नहीं, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये कभी किसी रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता। देखिए, एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना है, वो बात अलग है कि कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। क्यों ये बात बोली? देखो, इसमें दो स्टेप है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड भी रिएक्शन और बैकवर्ड भी रिएक्शन है। कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को करवाएगा तो बैकवर्ड को भी तेज कर देगा। तो जितनी जल्दी फॉरवर्ड होगी उतनी जल्दी बैकवर्ड सेटअप होगी ना, और इक्विलिब्रियम उतना जल्दी आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जल्दी मेंटेन तो हो जाएगा किससे, कैटलिस्ट से, लेकिन इक्विलिब्रियम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। कभी आप ये कह दो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया या इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में शिफ्ट, बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये कैटलिस्ट के बारे में खास खास बातें थी जो मैंने आपको बताई। हम बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन के रेट पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट होता है, उनको हम पढ़ रहे थे। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की। हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जानते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आज सनलाइट की, जैसे आप फोटोसिंथेसिस की बात कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक PS1 और PS2 दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल में दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मान लो एक 670 की है और एक 720 की है, तो वही लाइट अगर आएगी तो ही रिएक्शन होगी ना, उससे ज्यादा है उससे कम आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि विजिबल रीजन के अंदर लाइट चाहिए और आप उसको हीट कर रहे हो, हीट IR रीजन होता है, हीट में IR रीजन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं उनके माइंड में एक बात आती है कि सर आपने कहा कि रेडिएशन डालने से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, तो सर आप हीट कर दो। आप हीट ही कर दो, देनी तो एनर्जी है भैया। और तो एनर्जी की भी तो बहुत फॉर्म होती है। आपने एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में देनी है, एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में देनी है, दोनों अलग अलग बात है। कि अगर तो मान लीजिए वो विजिबल रीजन के अंदर दी जा रही है तो आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अगर आप विजिबल रीजन की बजाय हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो आप गर्म कर दीजिए, वो तो IR रीजन है। IR में हमें कौन सी चीज दिखाई थोड़ी देती है। इसका मतलब कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा ना। तो जो रिएक्शन फोटोकेमिकल है, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती होगी, मतलब कि जो विजिबल रीजन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करता होगा उसको चाहे IR रीजन के अंदर लाइट देते रहिए आप, वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के से होने वाली है वो तो उसी से होगी ना। ये बात खासकर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे आज फोटोसिंथेसिस करना है और मैंने क्या कर दिया, लाइट जो रेड लाइट है वो मैंने दी नहीं, ब्लू लाइट मैंने दी नहीं, और मैं ग्रीन ही लाइट देता जा रहा हूं। भैया ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर पे ब्लू लाइट में होता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि मैं रेड लाइट दे ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही नहीं दी ना जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करनी है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन होनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें मैं आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही नहीं दे रहा, तो रिएक्शन कहां से होगी भाई। आप यूं मत समझ लीजिएगा सर आप उसको एनर्जी दे दो ना, ऐसे तो पौधों को अंदर रख दीजिए या उसके पास आग जला दीजिए, ले भैया हीट मिलेगी। ऐसे कोई प्लांट ग्रो थोड़ी हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो जाएगा। वो तो जिस तरह की पर्टिकुलर लाइट चाहिएगी वही चाहिएगी, इसीलिए इस फैक्टर को अलग से रखा गया है। आप इसको हीट मत समझ लीजिएगा, आप इसको सिर्फ एनर्जी मत समझ लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की बात करूं तो जो फोटोन आए हैं उन फोटोन के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर उतनी एनर्जी चाहिए, वही फोटोन चाहिए तो वही चाहिए, ये बात समझिएगा। तो जैसे ही वो एनर्जी उनको मिलती है वैसे ही क्या होता है, वो बॉन्ड टूट जाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ये काम आप हीट की फॉर्म में किसी और फॉर्म में नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं आपको पहले इतना डिटेल से बता चुका हूं। ओके, तो ये क्या था, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के रेट पे। इस सारे से आप देख पा रहे होंगे हम क्या चीज पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट क्या है किसका, डिफरेंट फैक्टर्स का रेट ऑफ रिएक्शन पे। आप एक बात समझिए, यही अगर हम नॉर्मली बता रहे होते तो शायद मैं बड़ा इजीली, अगर मैं कंपटीशन को फोकस ना कर रहा होता या हायर क्लासेस को फोकस ना कर रहा होता तो बड़ी एक एक दो दो लाइन के अंदर, जब हम +2 में पढ़ रहे होते हैं तब भी हम एक एक दो दो लाइन के अंदर इन चीजों को निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, यहां एक एक चीज को उस लेवल का बताया जा रहा है जो लेवल आपके कंपटीशन के अंदर काम आने वाला है, या ग्रेजुएशन क्लासेस के अंदर काम आने वाला है, या ग्रेजुएशन के बाद जो आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जो आपका MSc में सिलेक्शन करवाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि IIT में हमारा MSc के अंदर सिलेक्शन हो जाए, या जो केमिस्ट्री करने के बाद जो चाहते हैं कि PhD के अंदर हमारा IIT में सिलेक्शन हो जाए या बढ़िया इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए, जो उसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं, पहले एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करके
बच्चों को करवा रहे होते हैं। तो उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये जो वीडियोस है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस सारे के अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह बात का पता है कि ये बातें सिर्फ कंपटीशन लेवल की है जो वहीं बताई जाती है। नॉर्मली ये बातें +2 या जनरल क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं होती। ये बात क्लियर। तो अभी मैं बात कर रहा था फैक्टर्स की, और उन्हीं फैक्टर की सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मुझे जहां तक आइडिया, इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता नॉर्मली क्लासेस के अंदर, फिर भी इस चीज को मैंने यहां बड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कीजिए, कैसे सर नेचर ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट कर देता है किसी भी रिएक्शन के रेट को। देखिए आप एक बात को समझिए, एक जब स्टार्टिंग पहला जब नेचर ऑफ रिएक्टेंट जब समझाया, मैंने कहा अगर आयनिक रिएक्शन है तो जल्दी हो जाती है। तो आज मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है मेरे पास, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, और जो नॉर्मल क्या है, कोई आयनिक नहीं है, मतलब आयनिक नहीं है इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल तो है लेकिन न्यूट्रल है। सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी चीज है, मान लो ये कैटाइन ही है, और ये कैटाइन इस चीज को क्या कर दे, पोलराइज कर दे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींच ले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गए सारे के सारे, और पॉजिटिव इधर आ गया, और पॉजिटिव इधर आने से दिस बिकम पोलर। तो कोई चीज पोलर होना ही जरूरी थोड़ी है, कोई ये तो नहीं कि वो नेचुरली पोलर है तो ही वो पोलर वाली रिएक्शन करेगा। ये भी तो हो सकता है कोई और उसको पोलर बना दे। बात को ध्यान से समझिए कि बाहर कोई ऐसा एजेंट हो जो उस चीज को पोलर बना दे, दैट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। आपने +1 पढ़ा हो, फैजान रूल पढ़ा हो, उसमें आया था ये कि कोवलेंट मॉलिक्यूल भी आयनिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। तब आपने फैजान रूल पढ़ा था जहां आपने पोलराइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था। तो इसका मतलब बाहर से कोई ऐसा एजेंट डाल दीजिए ना जो मॉलिक्यूल को पोलराइज कर दे, तो वो एजेंट कौन हो सकता है, वो एजेंट हो सकता है सोलवेंट। तो सोलवेंट का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। कैसे, देखिए सोलवेंट के पास ऐसी एक खास प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो फिजिक्स पढ़ते हैं अच्छी तरह पता है इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज है और दूसरा ऐसा एजेंट आपने डाल दिया, वो इसको पोलराइज कर देगा। इसका मतलब पोलराइज करने की एबिलिटी इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सोलवेंट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है तो वो जो चीज उसमें डाली जाएगी उसको पोलराइज कर देता है। भाई आप नॉर्मल हम देखते हैं NaCl को पानी में डाल दिया, NaCl को तोड़ दिया भाई पानी ने, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही 80 से ज्यादा है, 81 के करीब है। तो जितना ज्यादा सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही रिएक्टेंट के पोलराइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वो जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतने ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, और आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने से रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उस रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। ये बात हम लिख तो नहीं सकते सारी डिटेल, लेकिन जो बात बोली जा रही है उसको बहुत 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 ध्यान से सुनिए। और मैं अब आपको एक एक्सप्रेशन ऐसी बताता हूं जो इस बात को वेरीफाई करती है। वो एक्सप्रेशन आप ध्यान से देख सकते हैं। यहां पर K जो है, नेचुरल K में K जो है वो रेट कांस्टेंट है। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट A और B, यहां वो आयन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सोलवेंट का। आप देख सकते हैं जो नेचुरल K है वो क्या हुआ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसका मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका नेचुरल लॉ कम हो जाएगा, मतलब K बढ़ेगा लेकिन नेचुरल लॉ की वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इसको ग्राफ से समझिए। ये देखिए तो नेचुरल लॉ का ग्राफ देखिए, तो हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, ये डेल्टा जी का ग्राफ है। तो डेल्टा जी बिकम नेगेटिव, घटती घटती घटती, जब ये 0 से कम हो जाएगी, जब थर्मोडायनेमिक्स कहती है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई रिएक्शन नहीं हो रही और आप उसमें ऐसा कोई सोलवेंट डाल रहे हैं जो उसको पोलराइज कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी डेल्टा जी को डिक्रीज करता जा रहा है, और डेल्टा जी जब उसका डिक्रीज होता हुआ नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक तो क्लियर हुआ ना, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतने ही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस समझाता है कि थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंस उसकी कैसी है। अब मैं बात करता हूं रेट कांस्टेंट के, नेचुरल लॉ की वैल्यू अगर घट रही है तो इसका K का मान तो बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्लियर है कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है सोलवेंट का, वैसे वैसे किसी रिएक्शन का रेट जो है वो हाई होता चला जाता है। यही बात मैं आपको डिस्कस कर रहा था, क्योंकि इसके होने से क्या हो जाता है, इसके होने से पोलराइजेशन बढ़ जाती है। ये तो एक फैक्टर है सोलवेंट का। सेकंड फैक्टर ऑफ सोलवेंट का खुद उसकी पोलैरिटी, खुद उसकी पोलैरिटी देखिए। अब तक तो पोलराइजेशन का जिक्र किया जा रहा था कि वो दूसरे को पोलराइज कर दे, अब क्या बात है वो खुद कितना पोलराइज है। सोलवेंट जो आपने लिया वो खुद कितना पोलराइज है, खुद वो कितना आयनिक है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं लाइक डिसोल्व लाइक की बात करते हैं।
तो इसकी बात करें, एक पोलर सोलवेंट ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, हाई कर देगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन के होने के चांसेस क्या होते हैं, एक नॉन आयनिक रिएक्शन के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए उसकी पोलैरिटी जो है वो खुद अपने आप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर देखिए, एक और फैक्टर है सोलवेंट का सोल्वेशन। जैसे पानी के केस में हम पढ़ते हैं कि कोई भी आयन अगर आपके पास है, कोई भी रिएक्टेंट आपके पास है और आयन उसको जाके जब वाटर उसको जाके घेर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। तो उस हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी तो रिलीज होती है और वही एनर्जी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर देगी। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये Na है आपके पास और ये Cl है और आयनिक फॉर्म में है ये, सपोज करो, और आपने सोलवेंट क्या ले लिया, पानी ले लिया, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसको जाके सराउंड करने की कोशिश करेगा ऐसे, देखिए दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो भैया ये नए बॉन्ड तो बने हैं, ये देखो इस बॉन्ड के दौरान एनर्जी तो रिलीज होगी ना। अब ये एनर्जी काम क्या आएगी, ये एनर्जी काम आएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। अगर ये बॉन्ड ही टूट गया तो Cl बिकम फ्री एंड Na बिकम फ्री, और ये दोनों आयन जब फ्री हो गए तो आगे जाके रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब सोल्वेशन डिसाइड करेगा, सोल्वेशन दैट इज, अगर ये सोलवेंट है, वाटर है, सो कॉल्ड एज द हाइड्रेशन, और ये वाटर नहीं है, नॉर्मल कोई दूसरा सोलवेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज द सोल्वेशन। तो सोल्वेशन जितनी ज्यादा होगी, सोल्वेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और सोल्वेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और जब ये जल्दी टूट जाएंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, जल्दी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे और जल्दी ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये इफेक्ट किसका है, ये इफेक्ट है सोल्वेशन का। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा सोल्वेशन होगी उसके रिएक्शन के रेट के चांसेस उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। लेकिन हमने इसको भी बड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की। कैसे, देखिए पहला ग्राफ ध्यान से देखिए, सपोज करो कि यहां क्या बात कही जा रही है, यहां जो रिएक्टेंट है ना वो सोल्वेशन कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट ऐसी स्पीसीज है जो जल्दी सोल्वेशन कर रहा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो तो सोल्वेटेड हो ही नहीं रहे, जो रिएक्टेंट है वो सोल्वेटेड हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो रिएक्टेंट सोल्वेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट तो और नीचे आ गया। अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब तो आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब पहला केस तो आपको ऐसा दे दिया जिसमें रिएक्टेंट ही क्या हो रहा है, सोल्वेशन शो कर रहा है, तो ऐसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाने की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है, ना कि फास्ट हो जाती है। क्लियर। और सेकंड केस देखिए जिसमें रिएक्टेंट की बजाय देखो प्रोडक्ट जो है वो सोल्वेटेड है ना, सॉरी जो एक्टिवेटेड स्टेज है वो सोल्वेटेड है। देखो अगर एक्टिवेटेड स्टेज सोलवेंट है, इसका मतलब ये जो मैंने पहले केस समझाया वो कि आपको एक्टिवेशन करने के लिए जैसे जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे थे वो सोल्वेटेड होते जा रहे थे, तो और जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना था वो आसान हो गया। इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर सोल्वेटेड है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या हुआ, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आपके पास कम होगी ना, ये अचीव होना आसान हो गया। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर सोल्वेशन शो कर रहा है तो ऐसी रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से फास्ट हो जाती है। अब तीसरा केस आपके पास क्या, रिएक्टेंट भी सोल्वेटेड है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी सोल्वेटेड है। अब ज्यादा कौन सा इस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट ज्यादा एक्टिवेटेड कम है तो बढ़ जाएगा, अगर मतलब रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा सोल्वेटेड है और रिएक्टेंट है वो कम सोल्वेटेड है, तो ये गैप क्या होगा, ये तो कम है मतलब ये तो ऊपर आ गया, ये ज्यादा मतलब नीचे आ गया, तो गैप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी और इसके साथ ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इन तीनों ग्राफ को बहुत 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 ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा है कि रिएक्टेंट, आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई सोल्वेशन करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। अब मान लो जैसे इसके केस में कहा मैंने सोल्वेशन रिएक्टेंट ने किया तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो घट गई ना, तो घट गई तो ये गैप देखो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब रेट स्लो हो गया। अब मैंने कहा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो सोल्वेशन कर रहा है तो इसकी एनर्जी घटा दी मैंने, तो ये नीचे कर दिया, अब ये गैप कम हो गया तो रेट फास्ट हो गया। अब मैंने कहा कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब तो ये नहीं पता ना कौन सा ज्यादा कम और कौन सा कम हो रहा है। देखो अगर रिएक्टेंट ज्यादा कम हुआ तो ये ज्यादा नीचे और ये कम नीचे, तो गैप बढ़ गया। और अगर मान लीजिए रिएक्टेंट कम नीचे हो रहा है और ये ज्यादा नीचे हो रहा है तो गैप घट गया। देखो तो ऐसे केस में आप बस चेक कर लीजिएगा कि किसकी सोल्वेशन आपको दे रखी है। हमने सोल्वेशन के इफेक्ट को भी बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश यहां पर करी है।
तो इसी के साथ हमने जो जितने भी आज मेथड्स थे उन सभी को डिस्कस कर लिया, और सॉरी फैक्टर्स थे उनको डिस्कस कर लिया। और लास्ट में अब एक टॉपिक पेंडिंग जो जनरल रेट और के बारे में हमने पढ़ना था, वो क्या है, रेट में और रेट कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। मतलब एक रिएक्शन का नॉर्मली हम बात करते हैं रेट, और कोई बात कह देता है रेट कांस्टेंट, इसमें क्या फर्क होता है। देखिए, रेट तो किसी भी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है वो बात कर रही है, और रेट कांस्टेंट बाकी एक्सटर्नल फैक्टर छोड़ दीजिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान लीजिए उसका खुद का इंटरनली कि वो फास्ट है या स्लो, खुद इंटरनली बाहर के फैक्टर को आप छोड़ दीजिए, तो वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या कहना चाहता हूं, देखिए पहले, इससे पहले आपको याद हो तो हम ये बात कहते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान ले दिस कोई रिएक्टेंट है तो रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट नहीं लगाते, दैट इज के। तो हम बात कर रहे हैं के में और रेट में क्या फर्क है, तो इनकी बात कर रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना, और ये तो रेट है, और ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके डिफरेंस को आप देख सकते हैं। पहला, रेट तो क्या चीज है, रेट तो ऑलवेज रिएक्टेंट के डिक्रीज का और प्रोडक्ट के इंक्रीज का, कंसंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाता है। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है भाई। हर एक रिएक्शन का एक खुद का रेट कांस्टेंट होता है, मतलब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। लेकिन रेट तो टाइम के साथ साथ बदलता चला जाएगा। जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा थे तब अलग रेट था, थोड़ी देर बाद अलग, थोड़ी देर बाद अलग, थोड़ी देर बाद अलग, लेकिन रेट कांस्टेंट तो ऑलवेज क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो इसकी वैल्यू तो बदलती जा रही है लेकिन इसकी वैल्यू तो फिक्स है भैया। इसलिए रेट तो वेरिएबल है, जबकि रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो रेट तो जब कांस्टेंट है ही नहीं है तो बदलता जाएगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदलने से बदलेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कौन करता है, रेट करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं करता भाई। रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो भैया डिपेंड करता किस पे है, डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। देख लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि रेट कांस्टेंट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखा जाता है। टेम्परेचर फिक्स करके देख लीजिए तब आप डिसाइड हो जाएगा कि इसका रेट कांस्टेंट कितना है। लेकिन टेम्परेचर वैसे भी देखा जाए तो फैक्टर है, रेट का भी फैक्टर है, लेकिन वो तो अदर फैक्टर के साथ है, और वो सिर्फ रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे नहीं करता। रेट को तो कैटलिस्ट चेंज कर सकता है लेकिन रेट कांस्टेंट को नहीं कर सकता। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी भाई। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट आप देख सकते हैं। रेट तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है रिएक्शन का रेट और बाद में कुछ हो सकता है, लेकिन भैया ये टाइम का फंक्शन नहीं होता, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये टाइम का फंक्शन नहीं होता। तो ये क्या चीज है, रेट और रेट कांस्टेंट में आप एक बार बस बेसिकली यू समझ लीजिए, रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का इंटरनल फैक्टर है, जबकि रेट जो है ओवरऑल सभी फैक्टर का समेशन है। तो वो यही डिफरेंस है किसमें, रेट में और रेट कांस्टेंट में। तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट क्या है, किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट क्या है, ये जो बेसिक चीजें थी आज हमने उसको डिस्कस किया। इससे आगे क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि रेट, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर, उसके बाद आगे उसकी एक्सप्रेशंस, या मैंने दोनों थ्योरी के हालांकि थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको यहाँ एक तरफ आपको ये भी दे दिया जिसमें मैंने आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में बता दिया, और एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको किसके बारे में दे दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में भी। लेकिन इनकी भी डिटेल हमारे पास बहुत डिटेल से दी गई है, पूरा एक मतलब क्वेश्चन इस पे आने वाला है।